हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स, और वो भी पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। उसका हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1 रिलेटिविटी। और यूनिट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिविटी क्या होता है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करें तो ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो दो इवेंट्स को रिलेट कर रहा है आपस में, तो इसे ही लिखा गया द इक्वेशन रिलेटिंग द टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इवेंट्स इन टू सिस्टम। तो दो सिस्टम में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी इवेंट को रिलेट करना है, इसी को कहा गया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इन दोनों को रिलेट करने के बाद, इन दो सिस्टम्स को रिलेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसे ही कहा जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और अगर इसे बनाए तो सबसे पहले बनाते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। तो मान लिया गया, ये बना लिया गया, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया फर्स्ट सिस्टम S। और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया गया वो है S डैश। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया गया S डैश। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस S की बात करें तो ये इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। और टाइम की बात करें तो लिखा जाएगा टाइम t जब भी जरूरत पड़ेगी। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया S डैश। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया S डैश। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए x डैश, y डैश, z डैश। तो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की ओर मूव कर रहा है। और मूव किधर की ओर कर रहा है? x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, वो भी अलोंग x एक्सिस इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे पहले इसके लिए दो बातें करेंगे। पहली बात ये करेंगे कि जो एक्सिस है एक्स वो एक दूसरे के पैरेलल है। और दूसरी बात करेंगे कि स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश था, इसका ओरिजिन, इसके ओरिजिन की बात करें तो ये O डैश है। फर्स्ट सिस्टम जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका ओरिजिन O है। तो दोनों का ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0, दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, दोनों एक ही पॉइंट पे थे। लेकिन ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ कि टाइम के साथ मूव करते करते कुछ आगे की ओर पहुंच गया। तो अब अगर कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पे मान लिया जाता है कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बनाए जा सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S और विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश। अगर S से फ्रेम ऑफ रेफरेंस P, अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से बनाए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के रेस्पेक्ट में बनाए, तो ये हो जाएगा, मान लिया गया यहाँ कोई पॉइंट है, इसे वेक्टर R से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, t। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हैं कहां से? S डैश से, मतलब इसके लिए ओरिजिन O डैश है। यहां से अगर इसके लिए कोऑर्डिनेट्स लिखे जाए तो लिखे जा सकते हैं x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। इन दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिए गए। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए गए। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? S और S डैश। इस पॉइंट P के कोई पॉइंट P स्पेस में ले लिया गया है। इसके लिए अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से देखा जाए तो पोजीशंस वेक्टर हो गए x, y, z, t। अब उसके लिए, अब इसी पॉइंट P के लिए अगर पोजीशन वेक्टर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश से देखे जाएं
तो एस डैश से देखे जाए तब इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश कॉमा टी डैश। कहाँ से फाइंड कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए यहां से फाइंड कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो है वो OP हो गया। OP मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से, इसके लिए पोजीशन वेक्टर्स हैं x y z कॉमा x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। कहाँ से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से, फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। और दूसरे फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश से अगर बात करें, इस वाले से ओरिजिन यहाँ लें, तो इसके लिए जो पोजीशन वे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश कॉमा टी डैश। तो सबसे पहले यही काम किए कि काम क्या करना है। सबसे पहले दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ये S, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया S डैश। फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश जो है उसके सभी जो एक्सिस है, सभी कोऑर्डिनेट्स हैं, वो स्टार्टिंग वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल हैं। दोनों एट t इज इक्वल टू 0 दोनों कोइंसाइड थे, मतलब दोनों का ओरिजिन O और O डैश एक ही पॉइंट पे था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, t टाइम में वो कहीं पहुंच गया होगा। अब उसके लिए अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस S से अगर देखा गया तो ये थे x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, मतलब यहाँ से। और अगर यहाँ से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश से देख रहे हैं तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश कॉमा टी डैश। अब मान लिया गया जो ओरिजिन O से P के लिए डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो मान लिया गया रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर R से। किससे? वेक्टर R। और दूसरा ओरिजिन से अगर बात करें O डैश से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन O डैश से बात करें तो इसे मान लिया गया R डैश, इसे रिप्रेजेंट कर दिया किससे? R डैश से। तो ये हो गया R और वो हो गया R डैश। अगर इसके लिए अब इक्वेशंस फाइंड करें तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं। तो ट्रायंगल लॉ में देखते हैं कि अगर ट्रायंगल्स की दो साइड एडजेसेंट साइड्स हैं, जो उसका थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मान लिया गया वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B। तो ये वेक्टर किसे रिप्रेजेंट करेगा? C जो है इसका रिजल्टेंट होगा। तो यहां पर भी सेम वही सिचुएशन है, ये हो गया O डैश। यहां से देखा जाए तो ये हो गया O डैश P, और अगर यहां से देखा जाए तो ये है वेक्टर R। इन तीनों को अगर देखा जाए इस वेक्टर सम से तो बाय वेक्टर सम क्या लिखा जा सकता है? OP, वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? O डैश प्लस यहां से लिखा जा सकता है O डैश P। अब इन सब की वैल्यूज की बात करते हैं। तो वैल्यू की बात करें अगर तो OP की वैल्यू हमें पता है। OP की वैल्यू कितना है? ये हो गया वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर दिया गया। दूसरा जो है O डैश मतलब यहां से, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के ओरिजिन से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश के ओरिजिन से ओरिजिन तक। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ था, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे की ओर मूव कर रहा है। तो आगे की ओर मूव कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ से डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी कितना है? उसकी वेलोसिटी है v और टाइम है t। ये तो पहले ही हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई vt। तो जो डिस्टेंस है O डैश है, O डैश इज इक्वल टू हो गया वैल्यू vt, क्योंकि रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है, और कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है? t। तो t टाइम तक मूव करते करते कितना दूर पहुंचा होगा? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसका चाल v, और t समय में जितना दूर पहुंचा तो कितना दूर पहुंचा? vt दूर पहुंचा। तो ये हो गया वेक्टर R इज इक्वल टू vt प्लस O डैश P, और O डैश P है ये वेक्टर R डैश। तो वेक्टर के टर्म में चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें, ये लिखा हम लोग वेक्टर के टर्म में, तो वेक्टर हमें पढ़ना नहीं है फिलहाल, हम लोग लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो R इज इक्वल टू लिखा जा सकता है vt
आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वी टी प्लस आर डैश। अगर यहाँ से चाहें तो आर डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस वी टी, आर माइनस वी टी। तो अगर इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो लिखा जा सकता है इन कंपोनेंट फॉर्म। तो आर जो है वो पोजीशन है, और पोजीशन कौन सा शिफ्ट हो रहा है इधर की ओर आगे बढ़ने पर, एक्स का पोजीशन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है तो एक्स का पोजीशन शिफ्ट होगा। वाई की बात करें तो वाई के सबसे पहले एक्स की बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म अगर लिखना चाहें तो आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी लिखा जा सकता है इसे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। x के लिए हो गया। y के लिए अगर बात करें तो y डैश इज इक्वल टू y डैश की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू y की भी है तो y डैश इज इक्वल टू y। z की बात अगर करें तो z डैश इज इक्वल टू z डैश, इधर से जितना ये डिस्टेंस पे होगा वहां से इसमें भी उतना ही डिस्टेंस पे है, क्योंकि केवल इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है अलोंग x एक्सिस, तो केवल x में ही वेरिएशन हुआ तो ये हुआ x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। तो z डैश की वैल्यू भी z और t डैश की वैल्यू भी t। इस पूरे इक्वेशन को कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसे चाहे तो रिवर्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर दूसरे फॉर्म में इसे लिखना चाहे तो x, y, z और t के टर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर x, y, z और t के टर्म में लिखें तो क्या लिखा गया, x इज इक्वल टू, यही रहेगा x इज इक्वल टू एक्स डैश और वी टी का इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x डैश प्लस वी टी। और y की वैल्यू की बात करें तो y इज इक्वल टू वाई डैश, z की वैल्यू की बात करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं, z इज इक्वल टू z डैश, और t की वैल्यू की बात करें तो t इज इक्वल टू t डैश। और इन चारों इक्वेशन को कहा जाता है इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये पूरी बात खत्म हुई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जाएगा, जिसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनिशियल पॉइंट पे जिसका ओरिजिन O है वो स्टेशनरी रहेगा, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स बनाया गया, पहले के लिए O से P तक के लिए जो पोजीशन वेक्टर था वो था r, और दूसरे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसके लिए OP की वैल्यू थी r डैश, तो या वेक्टर r डैश। तो इसे फिर उसके बाद वेक्टर एडिशन से लिखा गया है। वेक्टर एडिशन में क्या होता है, फर्स्ट दो वेक्टर्स का जो सम होता है, जो एडजेसेंट साइड होती हैं उनका जो सम होता है वो थर्ड साइड से, अगर दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो जो थर्ड साइड होगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी पर वेक्टर r इज इक्वल टू हो गया o डैश प्लस ओ डैश पी, और इसमें सबकी वैल्यू रखे तो वैल्यू रखने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिला r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी। इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखे और लिख दिया गया x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। अगर y की बात करें, पोजीशन y में कोई चेंज नहीं हुआ, न तो z में न तो t में। इस प्रकार से हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिला x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t। इन चारों को कंबाइंड रूप से कहा जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर इसे x, y, z और t के टर्म में लिखें तो इसे कहा जाएगा इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बखूबी समझ में आया होगा। इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए भी, तो इसे कोशिश करिएगा कि मिस ना हो। उसे लेकर हम जल्द हाजिर होंगे आपके लिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।